अब जो है इसी पाठ का एक भाग है तापमान करके, ठीक है। तो आज वही तापमान वाला हिस्सा देखेंगे। तो अभी तक आवाज़ ना करो, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सूर्य से उष्मा की प्राप्ति हो रही है पृथ्वी को, ठीक है। उष्मा क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे कैसे मापते हैं? कैलोरी में, ठीक है। और उष्मा का जो परिणाम होगा, उष्मा अगर कहीं डाली जाएगी तो उससे उस क्षेत्र में तापमान या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो जो तापमान, जो गर्मी होती है या गर्मी घटती है, बढ़ती है, उसी को हम क्या कहेंगे? तापमान। यानी कि उष्मा क्या है? कारण है, और तापमान उसका प्रभाव है। इसको कैसे नापेंगे? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है तापमान से कि कोई क्षेत्र गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। और उष्मा क्या है? ऊर्जा है, ठीक। इतना समझ में आया तापमान और उष्मा में अंतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो पृथ्वी पर तापमान पाया जाता है यह कई कारणों से प्रभावित होता है। इसी को विस्तार से पढ़ना है कि यह किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो पहला कारण क्या है? अक्षांश, यानी कि अक्षांश एक कारण हो गया। अक्षांशों के वितरण के अनुसार उष्मा तापमान वितरित होता है। दूसरा क्या है? हाँ, समुद्र तल से तुंगता जो लिखा है वही ऊंचाई हो गई, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई। और क्या है? समुद्र से दूरी, ठीक है। और चौथा क्या है? वायु संहति। अभी बताते हैं क्या होता है वायु संहति का परिसंचरण। और महासागरीय धाराएं। और स्थानीय कारक, ठीक है। देखो 5 या 6। अब देखो, जो तापमान बताए हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अब तापमान को कैसे, मतलब पृथ्वी पे जो वितरण है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो पहला कारण है अक्षांश। अक्षांश बताए हैं क्या होता है? पृथ्वी है या ग्लोब है, इस पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। बताए ना। अब देखो, ये भी बताए हैं कि सूर्य 23.5 डिग्री उत्तर तक उत्तरायण होता है। अगर ये मान लो 0 डिग्री है, ये 23.5 है उत्तर। इसी को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहेंगे? मकर रेखा। तो सूर्य जो है, ये बताए हैं कि पृथ्वी, अच्छा बताओ 23.5 डिग्री क्यों पढ़ते हैं? 25 डिग्री 26 डिग्री क्यों महत्व नहीं है? बताए थे कि नहीं? बताए थे ना। 23.5 डिग्री इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यहाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर पूछेगा कक्ष तल के साथ कितना झुकी हुई है, प्लेन ऑफ ऑर्बिट, तो कितना हो जाएगा? 66.5। तो इसी कारण से 23.5 डिग्री रेखा और 66.5 डिग्री महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमको उपयोग काम करना है 23.5 डिग्री पे। तो सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जहाँ पे लंबवत पड़ती हैं वहाँ गर्मी अधिक होती है, ठीक है। और सूर्य जो है पूरे वर्ष में लंबवत जो पड़ता है वही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही कहीं पड़ता है। कर्क रेखा से ऊपर नहीं सूर्य जा सकता और मकर रेखा से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन सब पढ़ा दिए ना, पढ़ाए है ना। ऐसे क्यों देख रहे हो कि लग रहा है पढ़ा ही नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है तो चलो फिर से देखते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाए थे क्या? देखो अक्षांश का प्रभाव, ठीक है।
अक्षांश का प्रभाव कैसे पड़ता है? ये मान लो कोई ग्लोब है, ग्लोब का मतलब पृथ्वी की आकृति, एक दिन लाए थे ना ग्लोब दिखाए थे, ठीक। तो ग्लोब पर बहुत सारी ऐसे रेखाएं खींची रहती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये दिखाई नहीं देंगी। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से भी एक रेखा जा रही है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये नक्शे पर या ग्लोब पर खींचते हैं जो काल्पनिक रेखा है, मान लेते हैं। इसमें जो सबसे बीच में रेखा खींची जाती है इसको 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा। इसका नाम भूमध्य क्यों है? क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है। तो भू का मतलब हो गया पृथ्वी और मध्य का मतलब हो गया बीच, कि नहीं। तो सबसे बीचों बीच जो रेखा खींची जा रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींचते खींचते जब जाएंगे तो जो आखिरी आएगा इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री अक्षांश यहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगा, और नीचे भी आएगा तो 90 डिग्री अक्षांश होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री अक्षांश ऊपर, 90 डिग्री अक्षांश नीचे। अब बताओ, मैप जब बनाते हैं तो ऊपर की ओर हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। तो ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव, उत्तर के साइड में है ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण के साइड में ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो सूर्य है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, इसी पाठ के पहले वाले हिस्से में बताए थे कि नहीं? बताए थे ना। जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। जैसे वो टार्च वाला बताए थे कि अगर टार्च लंबवत रखेंगे तो कम दूरी में प्रकाश फैलेगा, और टार्च को तिरछा कर देंगे तो यही दूरी बढ़ जाएगी कि नहीं? यहाँ टार्च लगाएंगे दूरी बढ़ गई। तो उतना ही उष्मा से अधिक क्षेत्र को गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म नहीं होगा, और जब लंबवत रखेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा कि नहीं? ये छोटा क्षेत्र हो गया, समझ में आया इतना? अब देखिए सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी एकदम सिधाई पे, जैसे दिन रात का भी उदाहरण बताए थे। सुबह के समय सूर्य हमारे सामने होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है तिरछे में, तो हमारी परछाई खूब लंबी बनेगी कि नहीं? यानी कि वह प्रकाश हमारे ऊपर तिरछा पड़ रहा है, इस वजह से हमको धूप ज़्यादा नहीं लगती है। शाम को भी यही होता है कि नहीं? इसीलिए हम सुबह शाम घूमने के लिए निकलते हैं ना गर्मी में। और दोपहर के समय देखो हमारी परछाई सबसे छोटी बनेगी, और सूर्य हमारे सिर पर रहेगा कि नहीं? रहेगा। और जब सिर पर रहेगा तो इसका मतलब है सूर्य लंबवत है। तो जब लंबवत रहेगा सूर्य तो प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, तो दोपहर के समय में गर्मी के दिनों में निकलने का मन करता है? नहीं, धूप ज़्यादा लगती है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत पड़ेंगी वहाँ तापमान अधिक होगा कि नहीं? होगा। अब देखो पृथ्वी वो क्या करती है, सूर्य ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है कि नहीं? लगा रही है ना। अब 1 साल लगता है, यानी कि 12 महीना लगता है, तो हर 3 महीने में लगभग 1/4 चक्कर लगाती है। सूर्य जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की दशा कभी भूमध्य रेखा पर रहेगी, अब कभी भूमध्य रेखा में, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगी, लेकिन अधिकतम कितना जाएगी? 23.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। तो ऊपर गई, फिर इसके ऊपर अब नहीं जा सकता सूर्य, सूर्य को वापस लौटना पड़ेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। फिर नीचे आएगा, फिर इसके भी नीचे जाएगा, और नीचे कितना जाएगा? इधर 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री ऊपर तक सूर्य का प्रकाश जाएगा, और 23.5 डिग्री नीचे सूर्य का प्रकाश जाएगा। ये मान लो बीचों बीच है, इसके ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी, और इसके नीचे दक्षिण दिशा। जब सूर्य यहाँ से ऊपर जाता है तो इसी को हम कहते हैं उत्तरायण, कहते हैं कि नहीं?
कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो गया है। और जब सूर्य उत्तरायण होने लगेगा तो उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश बढ़ने लगेगा और गर्मी का मौसम आने लगेगा। जैसे देखो 23 मार्च के दिन क्या होता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। अब मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होगा तो मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है कि नहीं, बढ़ती है। और 21 जून को लगभग 3 महीने बाद सूर्य कहाँ पहुँचता है, भूमध्य रेखा पर, अरे कर्क रेखा पर। कहाँ पहुँचेगा, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो 21 जून को या जून के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है कि नहीं, होती है। और जून के बाद से फिर सूर्य वापस लौटने लगता है और वापस लौटते लौटते लगभग फिर 3 महीना लगेगा और 23 सितंबर का दिन आ जाता है। 23 सितंबर को सूर्य फिर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। ठीक है, पृथ्वी लगभग अभी यहाँ आ गई। अभी यहाँ 21 जून आया था तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकी थी। अब फिर आ गया 23 सितंबर तो फिर भूमध्य रेखा पर फिर लंबवत चमकने लगी। समझ में आया। अब जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा, अभी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही थी ना 21 जून को, तो जहाँ लंबवत पड़ेगी वहाँ गर्मी होगी कि नहीं होगी। अब धीरे धीरे सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आया और भूमध्य रेखा से फिर नीचे जाने लगा। तो सितंबर के बाद सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं भारत में, क्योंकि अब वह लंबवत नीचे हो रही है ना, तो इधर क्या होंगी, तिरछी हो जाएंगी कि नहीं, तिरछी हो जाएंगी ना। तो सितंबर के बाद फिर देखो धीरे धीरे तापमान गिरने लगता है, गिरता है कि नहीं, गिरता है ना 23 सितंबर के बाद। अब 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर था और धीरे 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 नीचे गिरते हुए 22 दिसंबर आ जाता है। और 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। ठीक है, तो मकर रेखा पे गर्मी होगी लेकिन कर्क रेखा पे बहुत ज़्यादा किरणें तिरछी हो जाएंगी कि नहीं। तो 22 दिसंबर को तापमान घट जाता है तो हमारे वहाँ क्या आ जाता है, ठंड आ जाता है ना। तो हमारे वहाँ क्या आ जाएगा, ठंड आ जाएगा 22 दिसंबर तक। अब 22 दिसंबर के बाद अब देखो 23 सितंबर के बाद जो है सूर्य जब दक्षिण की ओर बढ़ रहा है तो इसी को बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो गर्मी के समय में मान लो ये पूरब है तुम्हारा, जहाँ भी घर है पूरब है, ईस्ट लिखना है, पूरब है। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर उत्तर है इधर दक्षिण है। ठीक है, तो सूर्य गर्मी के समय में देखेंगे, ध्यान से देखना पूरे साल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। होगा क्या, मान लो यहाँ खड़े हो, यहाँ घर है तुम्हारा, तो गर्मी के समय में सूर्य कुछ यहाँ निकलेगा कि नहीं, और ठंड के समय में देखोगे तो सूर्य कुछ इधर निकलेगा। ठीक है, एकदम पूरब नहीं निकलेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, थोड़ा सा दक्षिण जाएगा और उसी दक्षिण यानी किरणों के तिरछेपन के कारण या अक्षांश रेखाओं के हिसाब से तापमान में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये सूर्य है, ध्रुवों पर मान लो यहाँ पे एकदम लंबवत सूर्य चमक रहा है वर्ष। ठीक है, ज़्यादातर समय भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है, लेकिन ध्रुवों पर तो कभी नहीं लंबवत चमक रहा है। कभी चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा तिरछी हो जा रही हैं कि नहीं किरणें। तो सबसे ज़्यादा जब तिरछी हो जाएंगी किरणें तो सबसे कम तापमान कहाँ होगा, ध्रुवों पर। इसी कारण से वहाँ जल हमेशा बर्फ के रूप में पाया जाता है। समझ में आया। यानी कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अक्षांशों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, अक्षांश मतलब निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, जैसे 0 से 1 2 3 4 5 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 नीचे जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हो रही हैं। तो यही अक्षांश का प्रभाव है। समझ में आया। अगला प्रभाव देखा जाए। अगला प्रभाव क्या था, समुद्र तल से ऊंचाई। ध्यान से इसे धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे एक एक। अब देखो समुद्र तल क्या होता है, जो समुद्र होता है, मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, ये इतना पानी भरा है समुद्र का, और इधर जो है स्थल है, मान लो यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है। इसके ऊपर जो भाग है, ये जो समुद्र का ऊपर वाला भाग है जहाँ तक पानी भरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं समुद्र तल।
अगर नीचे वाला पूछेगा इसको समुद्र तल बोलते हैं, और जो समुद्र की पेंदी है इसको बोलते हैं नितल। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सरफेस, इसको बोलते हैं बॉटम। तो ये समुद्र का नितल है, समुद्र का नितल। ठीक, तो हम कहीं की ऊंचाई मापते हैं, वो कहते हैं कि एवरेस्ट कितना है 8648 मीटर। तो कहाँ से मापते हैं? समुद्र के तल से, नहीं नितल से नहीं, समुद्र के तल से। अब तल से क्यों मापते हैं इसको भी देख लो। जैसे मान लो कोई गिलास में तुमको पानी दे, ठीक है, अगर मान लो इतना लंबा कोई कप, एक कप होता है, मान लो इसमें तुमको चाय भर के मिली है, ठीक है, और तुम उस कप को कभी पहले नहीं देखे हो। होता क्या है, आधा इसमें भरा रहेगा पहले से, कुछ नहीं है इसमें, और चाय तुम्हारा थोड़ा सा रहेगा और लगेगा कितना बड़ा कप है, बहुत ज़्यादा चाय हुई। होता है कि नहीं? ऐसा कप देखे हो? या अंदर से मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो ऊपर का जो तल होगा ये भी ऐसे होगा? नहीं होगा, बराबर होगा ना। ऐसे ही मान लो समुद्र में ऊंचा नीचा है अगर, तो उसका समुद्र का तल क्या होगा? ऊंचा नीचा होगा, बराबर होगा ना। तो इसी को ही आधार मान लिया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बराबर होता है और ये हर जगह बराबर होगा। कहीं पे ऊंचा है तब भी ये बराबर होगा, कहीं पे नीचा है तब भी ये बराबर होगा। समझ में आया? तो इसी को आधार मान के हम ऊंचाई मापते हैं। ठीक, अब देखो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का तल है, इस पे पहाड़ पर्वत नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लो यही समुद्र तल भी है। ठीक, अब हम यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि नहीं, अभी कल बताए थे ना, वायुमंडल कैसे गर्म होता है? लघु तरंगों से नहीं, दीर्घ तरंगों से। और दीर्घ तरंगे कहाँ से निकलती हैं? पृथ्वी से। पार्थिव विकिरण पढ़ा है ना, तो पार्थिव विकिरण जब निकलता है, ध्यान से देख लेना जाके कल वाली क्लास, पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। यानी कि पहले पृथ्वी का स्थलीय वाला भाग गर्म हो जाएगा, फिर वायुमंडल नीचे से गर्म होगा। ठीक है, तो जो जितना नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा गर्म होगा कि नहीं? जैसे मान लो ये भट्ठी है पृथ्वी, ध्यान से सुनो, यहीं से गर्मी निकल रही है, तो जो इसके ज़्यादा समीप होगा वो ज़्यादा गर्म होगा कि जो दूर होगा वो गर्म होगा? समीप होगा या नज़दीक होगा वो गर्म होगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो तापमान भी घटता जाएगा कि नहीं? जैसे मान लो भट्ठी है, वहाँ के जो पास खड़े होकर सेकेंगे यार तो उसको ज़्यादा ताप लगेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तापमान कम होते जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो या तो सीधे याद रख लो, क्षोभ मंडल में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ये समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर बर्फ़ पाया जाता है। मालूम है कि नहीं? एवरेस्ट या कहीं से भी नदियाँ निकलती हैं, बोलते हैं इस ग्लेशियर से या बर्फ़ से निकलती हैं, तो बर्फ़ क्यों पाया जाता है? क्योंकि समुद्र तल से बहुत ऊंचा है पर्वत, और ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। अगले पाठ में पढ़ा देंगे, इसी को सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 2 हुआ, तीसरा क्या है? उसकी दूरी। अब देखो कहीं का तापमान जो है समुद्र से दूरी से कैसे प्रभावित होता है? समुद्र से दूरी। अब देखो क्या होता है, मान लो ये कोई जगह है, ये समुद्र है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई घर बना के रहता है। ठीक, अब क्या होगा, गर्मी के समय में जब सूर्य निकलेगा तो स्थल कल बताए थे जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा होता है। नहीं मालूम है तो याद कर लो कि स्थल जो होता है जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, और जल देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो मान लो ये जल वाला भाग है, ये देर से गर्म हो रहा है, देर से ठंडा हो रहा है। तो दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये स्थल वाला भाग गर्म हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा।
जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ जो हवाएं हैं ये ऊपर उठेंगे। इसको अलग कलर से बना देते हैं, समझ में आएगा। ये मान लो हवाएं जो है ऊपर उठ रही हैं गर्म होके, ऊपर जब जाएंगी तो ठंडी होंगी कि नहीं? ऊपर जाने पे तापमान घटता है ना, तो ऊपर जाने पे तापमान घट रहा है तो ठंडी होंगी। और यहाँ देखिए कैसी हवा है, यहाँ पे स्थल ज़्यादा गर्म होगा कि जल ज़्यादा गर्म होगा? स्थल ज़्यादा गर्म होगा, तो इसकी तुलना में ये ठंडा होगा कि नहीं? होगा, होगा। अब यहाँ से जब गर्म होके वायु ऊपर चली गई तो यहाँ से वायु इसकी जगह लेने जाएगी कि नहीं? जाएगा। तो यानी कि दिन के समय में जब स्थल गर्म हो रहा था तो इसकी ठंडी वायु आके इसको ठंडा कर देगी कि नहीं? तापमान घटा देगी। और ठंड के समय में क्या होगा? या रात में देखो क्या होगा? रात के समय क्या होगा कि यही स्थल खंड देखो, ये दिन का समय है, अब रात का समय देखो, ये चंद्रमा निकल गया, दिन में सूर्य निकला था, ठीक है। तो मानो चंद्रमा जब आ गया या रात का समय हो गया तो ये जो समुद्र वाला भाग है, ये समुद्र का जल है और ये स्थल है, ये स्थल है, ये जल है, ठीक है। ये भी यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रहे, ये जल है या समुद्र है। अब इसमें जब रात में क्या होगा? जल्दी जल्दी उत्सर्जन होगा, पृथ्वी ठंडी होगी ना, तो कौन जल्दी ठंडा होगा? स्थल कि जल? स्थल। जल्दी गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा होगा। अब जब ये ठंडा हो गया तो यहाँ की वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। अब जो है वायु, और यहाँ अभी इसकी तुलना में गर्म रहेगा कि नहीं? इसकी तुलना में गर्म है, तो यहाँ की वायु अब ऊपर जाएगी। जहाँ पे गर्म है वहाँ वायु ऊपर जा रही है ना, हल्की हो गए। अब यहाँ की ठंडी वायु यहाँ आएगी, तो इससे क्या होगा? ये संतुलन बना रहता है। अगले पाठ में पढ़ाएंगे विस्तार से, इसको स्थल समीर और समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। इसी कारण से देखो बम्बई जो जाता है खूब बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के नहीं जाएगा। बम्बई जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ पतले कपड़े में भी काम चल जाएगा। समुद्र के किनारे जहाँ जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है न बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सम प्रभाव रहता है, सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। समझ में आया समुद्र का प्रभाव। अगला क्या है? कल कहाँ तक बताया? इसे प्रभावित करने वाले कारकों में 5 कारक थे, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया था, ठीक है। वायु संहिता, हाँ वायु संहिता, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा हो गया था। चौथा वायु परिसंचरण, अरे वायु संहिता का परिसंचरण, महासागरीय धाराएं और स्थानीय कारक, ये 3 बताना है, ठीक है। तो एक इसमें से अब ले लेते हैं, तीनों में से विस्तार से देखते हैं बाकी। अब देखो वायु संहिता क्या होती है? संहिता लिखा है, क्या लिखा है जी? ये लिखा है, क्या लिखा है? असल में इसको कहते हैं एयर मास, और इसको सन, छोड़ो इसको, वायु राशियां लिख देते हैं ना। ठीक है, इसको एयर मास बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी हिंदी में कुछ भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में एयर मास, ठीक है। तो एयर मास ही वायु राशियां बोले। वायु राशियों का प्रभाव देखते हैं किस प्रकार से होता है, वायु राशियों का प्रभाव। अब देखो वायु राशियां क्या होती हैं, ये जो है कुछ वायु का ऐसा क्षेत्र होता है जहां दाब और तापमान लगभग समान होता है, ठीक है। वहाँ का वायु दाब यानी कि जो एयर प्रेशर है वहाँ का, और तापमान दोनों ही समान होता है। तो इसका मान लो ये ठंडी वायु राशि है। अगर कोई वायु राशि ठंडी है तो ये धीरे धीरे गति करती है, तो गति करके गर्म क्षेत्रों की ओर जाती है, ठीक है। तो जब ये गर्म क्षेत्रों की ओर ठंडी वायु पहुँचेगी तो वहाँ के तापमान को गिरा देगी कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि वायु राशियाँ जो है गर्म ठंडी वायु राशि गर्म क्षेत्रों में जाएगी तो वहाँ के तापमान को गिरा देगी, कम कर देगी। या गर्म वायु राशि अगर ठंडे क्षेत्र में आ रही है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, ठीक है। यही वायु राशियों का प्रभाव है, या वायु संहिता जो लिखा होगा उसका प्रभाव है।
परिसंचरण का मतलब होता है गति करना, परिसंचरण का अर्थ है गति, ठीक है, मोशन, ठीक, धीरे धीरे गति करेगी तो यही परिसंचरण है। अब देखो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराओं को विस्तार से महासागरीय धाराओं वाले पाठ में पढ़ाएंगे। अभी हम देखेंगे कि उसका तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो ये कोई महाद्वीप है, ठीक है, और ये भी कोई महाद्वीप है, और बीच में मान लो महासागर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे नदी का जल बहता है उसी तरह इसमें धारा बहती है पानी की, लेकिन बहुत धीरे धीरे, ठीक। तो अगर वह धारा मान लो गर्म है और तट के किनारे बह रही है, मान लो यहाँ से कोई धारा बह रही है या यहाँ से कोई धारा बह रही है, अगर यह गर्म है तो यहाँ के तापमान को बढ़ाएगी कि घटाएगी? यहाँ के तापमान को क्या करेगी, बढ़ा देगी कि नहीं, ठीक है, तो तापमान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर कहीं से मान लो ठंडी जलधारा बह रही है, ठीक है, ठंडी जलधारा बह रही है तो इससे क्या होगा, तापमान वहाँ का घट जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये मतलब पांचों प्रभाव हो गए, इसको लिख के लाना है, प्रश्न नोट कर लो, लिखो। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। कल ये चेक करा नाम से, ठीक है, जितना पढ़ाए हैं किताब में एक बार पढ़ लेना, फिर देख के बताना, ठीक। अब देखो स्थानीय कारक क्या होता है, कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। स्थानीय कारकों में देखो व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब देखो स्थानीय कारकों में अगर मान लो कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र है मान लो, तो अगले आगे भी हम पढ़ाएंगे ताप भी उत्क्रमणता उसी में ही आएगा। मान लो यहाँ पे जब ठंडी होती है वायु तो आके नीचे इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, तो निचला हिस्सा जो होता है वो पर्वतों का वह ठंडा होता है और ऊपर जाने पर गर्म होता है। और अभी हम क्या पढ़ा रहे थे कि ऊपर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन अगर स्थानीय कारक में पर्वत है कहीं पे तो हो सकता है वहाँ नीचे का तापमान कम हो और ऊपर का तापमान अधिक हो, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं पर कोई पर्वत या पठार की वजह से कोई अवरोध आता है तो वहाँ भी तापमान में अंतर आ जाता है। ऐसे ही स्थानीय कारकों में कारक है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं जब आती हैं, जैसे भारत में जून में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, जून में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन जब जून का अंत होता है या जुलाई का प्रारंभ होगा तो मानसूनी हवाएं आ जाएंगी और उसकी वजह से वर्षा होगी तो तापमान गिर जाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई सारी जगहों पे कई सारे स्थानीय कारक भी होंगे जिसको स्थानीय कारकों में लिख देना है, ठीक है, समझ में आया।